हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो तक अपन ने 5th चैप्टर की 3rd एक्सरसाइज की। 4th एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है नहीं। आज अपन 6th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 5th चैप्टर आपका खत्म हो गया है। 6th चैप्टर है आपका फ्लोटिंग बॉडीज। ये आपका 5th यूनिट का पोर्शन है। 4th यूनिट आपका कंप्लीट हो गई बेटा। क्या होता है फ्लोटिंग बॉडीज, आपको पता ही है बेटा। किसी फ्लूइड में अगर, ये मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपको बताया था, अगर किसी फ्लूइड में किसी बॉडी को इमर्स कर दिया जाए तो वो सिंक होगी या फ्लोट करेगी, डूब जाएगी या तैरेगी, ये डिपेंड करता है कि बॉडी का वेट कितना है और उसके द्वारा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट कितना है। अगर बॉडी का वेट सपोज है W और उसके बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है, और फ्लूइड का वेट है सपोज, जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसका वेट है सपोज W' और वो उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैपिटल H पे एक्ट करता है। अगर ये दोनों वेट W और W' बराबर हो, मतलब फ्लूइड जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसका वेट बॉडी के वेट के बराबर हो, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बॉडी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड G और H दोनों वर्टिकल लाइन में हो, एक लाइन ऑफ एक्शन में अगर काम कर रहे हो, G and H lies on a vertical line। अगर ऐसा हो तो अपन कहेंगे बॉडी फ्लोट करेगी या बॉडी फ्लोट कर रही होगी। अगर दोनों से एक भी चीज़ गड़बड़ हो गई तो बॉडी डूब जाएगी। ओके, या इसको ऐसे समझाता हूँ मैं, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा कि बॉडी फ्लोट कर रही है, तो आपको ये दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है कि बॉडी का वेट और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट बराबर होगा, और सेकेंडली बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही वर्टिकल लाइन में होगा। ओके बेटा, चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चंस इसके करते हैं। एक मिनट में एग्जांपल के लिए आपको एक बता दूं, जैसे अगर कोई बॉडी, जैसे ये वाली बॉडी है, ये इसका पूरे का वॉल्यूम है V, ठीक है, और इसका इतना वॉल्यूम इमर्स हुआ है, इतना वॉल्यूम डूबा है, बाकी ये वाला हिस्सा बाहर है, और जो इमर्स्ड वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम है सपोज V'। ओके, बॉडी की डेंसिटी है सपोज रो और फ्लूइड की डेंसिटी है सपोज ρ'। तो मैंने आपको कहा वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी कितना होगा बेटा? V इंटू ρg, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी रो है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होगा ρg। तो पूरे बॉडी का वेट कितना होगा? V इंटू ρg। और जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, देखिए फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है ये वाला, ये जितना वॉल्यूम अंदर गया है, मतलब V' वॉल्यूम अंदर गया है ना, तो उतना वॉल्यूम जो है फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ है। तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट कितना होगा? V' इंटू ρ'g। V' कितना वॉल्यूम जितना डिस्प्लेस हुआ है वो उसका फ्लूइड का जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम V', और जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो ρ'g। दोनों बराबर होंगे, जी से जी कट गया, V' की वैल्यू मिलेगी आपको V ρ/ρ'। मतलब कितना बॉडी का कितना पोर्शन, कितना वॉल्यूम अंदर गया है उसका फॉर्मूला ये है, और कितना पोर्शन बाहर रहा है अगर वो निकालना हो तो V माइनस V' कर दो, टोटल वॉल्यूम में से जो सिंक वॉल्यूम है वो माइनस कर दो, तो आपको जो पोर्शन बाहर आए वो मिल जाएगा। ओके, चलिए इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। एग्जाम्पल 1, the specific gravity of sea water is sigma and the iceberg is rho, जहाँ पे रो सिग्मा से कम है। ये सी वाटर मान लेते हैं अपन, ये कंटेनर में नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन मैंने समझाने के लिए मान लिया है। इसकी है सिग्मा, और जो आइसबर्ग है उसकी है डेंसिटी रो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन आइसबर्ग फ्लोट आउट ऑफ द वाटर? सपोज का पूरे का वॉल्यूम है V, कितना पोर्शन ये बाहर रहेगा ये आपको बताना है। तो ये तो सेम क्वेश्चन हो गया बेटा, कितना पोर्शन, पूरे का कितना पोर्शन बाहर रहेगा ये बताना है। मतलब उनको ये जो अंदर डूबा ये हो गया V', ये वाला पोर्शन, तो V माइनस V' इतना पोर्शन बाहर रहेगा, और इसका रेशियो बताना है किससे? टोटल से। तो V माइनस V' अपॉन V की वैल्यू अपन को बतानी है। तो रिलेशन निकाल देते हैं। V और V' में क्या था बेटा कि जिस पूरे बॉडी का वेट, कितना होगा? V रो
जी। इस पूरे बॉडी का वॉल्यूम है v और पूरे बॉडी का जो डेंसिटी है वो है रो। अब ये जो पोर्शन डूबा है, उस जितना पोर्शन सिंक हुआ है, डूबा है, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो डिस्प्लेस वाटर का वेट कितना होगा? डिस्प्लेस वाटर का वेट होगा v डैश सिग्मा जी, क्योंकि डिस्प्लेस फ्लूइड कितना है? जितना ये आइसबर्ग डूबा है, v डैश, है ना। और इसकी डेंसिटी कितनी है? सिग्मा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। ये हो गया v डैश की वैल्यू मिल गई, जी से जी कट जाएगा, v डैश की वैल्यू मिल जाएगी अपन को v रो अपॉन सिग्मा। यहाँ पे मैं ये चीज़ निकालनी थी अपन को, कितना पोर्शन बाहर है, ये v माइनस वी डैश बाहर था, पोर्शन निकालना था v माइनस वी डैश अपॉन v की वैल्यू क्या होगी बेटा? v माइनस वी रो अपॉन सिग्मा अपॉन v कॉमन होकर कट जाएगा, 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, बस ये बचेगा। तो आंसर आ गया आपका, बस ये आंसर है बेटा। सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन था ये तो। चलिए और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 2, a body floats in a fluid of specific gravity sigma with as much of its volume out of the fluid as would be immersed in second fluid of special gravity sigma। पहले रो था, सिग्मा है, ठीक है। if it floats in that fluid prove that the specific gravity of the body is this। अच्छा, दो तरह के फ्लूइड है बेटा। इस फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी है रो। इसके अंदर बॉडी का सपोज V1 पोर्शन फ्लोट कर रहा है और V2 पोर्शन सिंक हो गया, इसमें उल्टा है। इस बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा और इसमें V2 पोर्शन फ्लोट कर रहा है और V1 पोर्शन सिंक हो गया है। तो आपको प्रूव करना है कि इस बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो रो इंटू सिग्मा अपॉन रो प्लस सिग्मा होगी। तो एक काम करते हैं, लेट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी अपन ये मान लेते हैं इज एस। इस बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लेते हैं अपन एस। तो अब इन फर्स्ट केस, इस केस में वॉल्यूम ऑफ, इन केस इस केस में दो केस बना रहे हैं बेटा। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, या सॉरी वॉल्यूम की जगह वेट लिखना, weight of the body is obviously equals to weight of the displaced fluid। जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका वॉल्यूम बराबर होगा, उसका वेट बराबर होगा। तो बॉडी का वेट कितना होगा बेटा? बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन मान ली स्मॉल एस। तो वेट का फॉर्मूला क्या है? टोटल वॉल्यूम हो गया V1, टोटल वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू जी, वॉल्यूम इंटू वेट पर इंटू वॉल्यूम एस जी। और अब डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना होगा? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बेटा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम है V2 और डेंसिटी है सिग्मा रो, ये हो जाएगा V2 रो इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। जी से जी कट जाएगा, V1 S प्लस V2 S इक्वल्स टू V2 रो आएगा। इससे देखते क्या आएगा बेटा? इसमें भी सेम होगा, वेट ऑफ द बॉडी is equals to weight of the displaced fluid। weight of the body कितना होगा बेटा? V1 plus V2 SG, exactly सेम तरीके से would be equal to weight of the displaced fluid। volume of displaced fluid है V1 और density है सिग्मा, V1 सिग्मा G, G से G कट गया, V1 S plus V2 S is equals to V1 सिग्मा। अपन को प्रूव क्या करना है बेटा? एस के लिए लानी है रो सिग्मा अपॉन रो प्लस सिग्मा, ये लानी है ना। तो काम करते हैं, V1 और V2 एलिमिनेट करते हैं। कैसे एलिमिनेट करें? अपन इधर ले लेते हैं ये V1 S इक्वल्स टू V2, कॉमन ले लिया V2, तो हो गया रो माइनस S। तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से रो माइनस S अपॉन S। सिमिलरली यहाँ से भी वैल्यू लेते हैं, V2 S विल बी इक्वल टू V1 कॉमन लिया, इसको उधर लेके सिग्मा माइनस S। तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, V1 अपॉन V2 का लेगी S अपॉन सिग्मा माइनस S। ये भी V1 अपॉन V2, ये भी V1 अपॉन V2, दोनों को इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, क्या मिलेगा बेटा अपन को? रो माइनस S अपॉन
S will be equal to S upon sigma minus S, S upon sigma minus S, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, रो सिग्मा माइनस रो एस माइनस एस सिग्मा प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया, रो सिग्मा इज इक्वल्स टू इन दोनों को तो ले लो और एस कॉमन भी ले लेना, रो प्लस सिग्मा, तो एस के लिए हो जाएगी अपॉन में आएगा रो सिग्मा अपॉन रो प्लस सिग्मा, हेंस रूट। सिंपल था। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 4। A triangular lamina ABC of density rho floats in liquid of density sigma. Okay, एक triangle है with its plane vertical, the angle B being in the surface of the liquid and the angle A not immersed. इस तरह से डायग्राम बेटा, A B C, अपन ने मान लिया इतना पोर्शन ट्राइंगल का, ये जो पोर्शन नीचे वाला है ये इमर्स हो गया है और ट्राइंगल का ये वाला पोर्शन इमर्स नहीं हुआ है, ये ट्राइंगल थोड़ा डूब गया है। ये पॉइंट को अपन मान लेते हैं सपोज डी, ये बी डी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है बेटा। अब अपन को ये प्रूव करना है, अच्छा ये चीज़ दे रखी है अपन को कि ट्राइंगल लैमिनार की डेंसिटी रो है और फ्लूइड की है सिग्मा। अब हमको प्रूव करना है कि रो अपॉन सिग्मा जो है वो साइन ए कॉस सी। अच्छा इसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स यूज़ होंगे तो उसके कुछ फॉर्मूलाज मैं आप लोगों को बता दूं एक बार। ये अपन को पता है साइन ए अगर ट्रायंगल की साइड कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी अगर होती है तो साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी होता है। एक ये तो आपको पता ही होगा। एक और होता है बेटा कॉस ए जो है वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है। इसमें कॉस सी यूज़ हो रहा है, कॉस सी। तो सिमिलरली कॉस बी की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस सी जिसके लिए यूज़ होगी उसके लिए होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, तो एक ये वाला यूज़ हो सकता है और एक ये वाला आई थिंक यूज़ होगा। लेट्स सी, क्योंकि ये अपन को करना ही है तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। इससे ये लाने के लिए साइन ए अपॉन साइन बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और कॉस सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। चलो बाद में देखेंगे, पहले अपन को प्रूव करना है रो अपॉन सिग्मा जो है ये है साइन ए कॉस सी। रो अपॉन सिग्मा को लाना है साइन ए कॉस सी अपॉन साइन बी। कैसे लाएंगे बेटा? देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो इस ट्राइंगल जब ये डूबा है तो इस ट्राइंगल का वेट और जो डिस्प्लेस फ्लूइड है उसका वेट बराबर हो, पहली चीज़। सेकंड, इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इस जो ट्राइंगल डूबा है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है वो कितना होगा बेटा? वो इस ट्राइंगल के बराबर, इस ट्राइंगल के वॉल्यूम के बराबर ही होगा। तो इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही वर्टिकल लाइन में लाई करेंगे। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है बेटा? तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ होता है? तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु। और ये भी अपन को पता है कि जो मीडियन होती है ये इसको और इसको 1:2 में बांटती है। अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ 2x होगी, ठीक है। अगर टोटल लेंथ h है तो ये h/3 होगी, ये 2h/3 होगी। ये अपने जूनियर क्लास में पढ़ा है कि सेंट्रॉइड की वर्टेक्स से डिस्टेंस होती है, वर्टेक्स से डिस्टेंस और इस एज से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। तो अगर टोटल लेंथ ये h हो तो ये 2h/3 और ये 1h/3 होगी। चलिए तो पहले इस ट्राइंगल से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ। लेट E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अगर AE को ज्वाइन करोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा, सपोज ये लेंथ बाद में देखेंगे, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा ये G पे लाई करेगा और ये लेंथ और ये लेंथ का जो रेशियो होगा 1:2 होगा। इस ट्राइंगल
में भी तो ये मिड पॉइंट है, तो ये आपका मीडियन होगी इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज है इधर एच पे, तो ए ई इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी lies on center of gravity G of a triangle ABC lies on AE. Similarly, D is median of triangle BDC and center of gravity CG. Center of gravity इस triangle का मैंने मान लिया कैपिटल H, lies on DE. If the body floats, that means G and H lies on a vertical line. ठीक है, देखो एक चीज़ ध्यान देना बेटा, दिस अपॉन दिस होगा 1:2, दिस अपॉन दिस होगा 1:2। अगर ये लाइन वर्टिकल हो जाए तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, क्योंकि दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्लास 10 में पढ़ी थी आपने। इन दोनों का रेशियो सेम है ना, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी। अगर ये लाइन वर्टिकल हो गई तो ये लाइन भी वर्टिकल होगी। दैट इम्प्लाइज AC इज ऑल्सो अ वर्टिकल लाइन। ये चीज़ अपन को पता चल गई अभी तक। अब ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब सिंस द बॉडी फ्लोट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा। तो बॉडी का वेट कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटू इसकी डेंसिटी, इसका वेट पर यूनिट वॉल्यूम होगा रो जी। और जो डिस्प्लेस फ्लूइड है, डिस्प्लेस फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होगा, वेट कितना होगा बेटा, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम, तो इसका होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला जितना एरिया है इतना इसका पोर्शन डिस्प्लेस होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी मल्टीप्लाई बाय सिग्मा जी, जी से जी कट गया, रो अपॉन सिग्मा की वैल्यू लानी थी ना, तो रो अपॉन सिग्मा का रेशियो तो अपने पास आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। नेक्स्ट पेज पे करते हैं बेटा, इस बी डी सी रो अपॉन सिग्मा कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। बी डी सी का एरिया कैसे निकालना बेटा, अगर मैं बी डी को बेस मान लूँ तो सी डी हाइट हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री है, हाफ इंटू बेस बी डी, तो हाइट हो जाएगी सी डी अपॉन इस ट्राइंगल ए बी सी में अगर मैं ए सी को बेस मान लूँ तो बी डी हाइट हो जाएगी ए सी इंटू बी डी। तो अब यहाँ से हाफ कट गया, बी डी से बी डी कट गया, ये कितना आ गया सी डी अपॉन ए सी, सी डी अपॉन ए सी। ठीक है, अब सी डी की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ बेटा मैं, देखो सी डी को मैं लिख सकता हूँ बी सी कॉस सी, है ना, सी डी जो बेस है ये कॉस सी, बी सी कॉस सी लिख सकता हूँ बेटा, ना ये आपको आता ही है, जूनियर क्लास में आपने किया ही है ये, बी सी कॉस सी अपॉन ए सी। अच्छा, ये बी सी अपॉन ए सी दोनों ट्राइंगल की साइड आ गई। बी सी का मतलब क्या है बेटा, बी सी का मतलब है स्मॉल ए, और ए सी का मतलब क्या है स्मॉल बी। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो स्मॉल ए डॉट स्मॉल बी कॉस सी। अब स्मॉल ए डॉट स्मॉल बी की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, स्मॉल ए अपॉन स्मॉल बी की वैल्यू क्या निकाली जा सकती है, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, साइन ए अपॉन साइन बी जो है वो स्मॉल ए अपॉन स्मॉल बी होगा। तो क्या पता चल गया, साइन ए अपॉन साइन बी कॉस सी के बराबर है। तो ये तो प्रूव हो गया। ठीक है, अब एडिशनली ये लाना है, तो
मैं एक काम करता हूँ, इस साइन ए अपॉन साइन बी की जगह तो ए अपॉन बी लिख सकता हूँ, और कॉस सी की जगह क्या होगा बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ए से ए कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, दैट्स हेंस प्रूव। तो ये प्रूव हो गया, एक ये प्रूव हो गया। ओके बेटा, चलिए एक और एग्जांपल अपन करते हैं, एग्जांपल 6। क्या है, अ शिप सेलिंग फ्रॉम सी इनटू अ रिवर सिंक्स, अच्छा सी से रिवर में गई है, सिंक्स ए इंचेस, ओके बेटा, सी से जब रिवर में गई तो पहले जितना डूबी हुई थी, सपोज पहले शिप जो है वो h हाइट तक डूबी हुई थी, अब थोड़ा और डूब गई, अब शिप जो है वो h प्लस ए हाइट तक डूब गई, ठीक है, एंड डिस्चार्जिंग x टन्स ऑफ कार्गो राइजेस b इंच, अगर इसमें से थोड़ा x कार्गो रिवर में ही है, इस केस में जब x टन कार्गो हटा दिया आपने, माइनस x टन कार्गो कर दिया, तो ऑब्वियसली जब शिप हल्की हो जाएगी तो कम डूबेगी। तो जो शिप की हाइट है, अब जो शिप की हाइट है वो पहले से जो डूबी हुई है वो कम डूब गई, कितना, b हाइट राइज हो गई, मतलब अब जो सिंक जितना डूबा हुआ है वो है h प्लस ए माइनस बी। 3 केसेस हैं। आपको ये भी बोला गया है कि जो सी वाटर है उसकी डेंसिटी, सी वाटर की डेंसिटी सपोज है, सी वाटर की डेंसिटी सपोज रो है, ठीक है, तो रिवर वाटर की जो डेंसिटी है वो सी वाटर की डेंसिटी से 1/40 टाइम्स ज़्यादा है, 1/40 ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ, डेंसिटी एक पर अपन लिख देते हैं, लेट डेंसिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू रो, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इन सी, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इन रिवर जो है वो कितना होगा, रो प्लस 1/40 टाइम्स ऑफ रो, ऐसे मिलकर ऐड करोगे तो 41/40 रो, ये डेंसिटी ऑफ रिवर आ गया। प्रूव दैट वेट ऑफ द शिप इज, वेट ऑफ द शिप अपन को ये लाना है, W 41a/b x टन्स। अपन मान लेते हैं एक बार, लेट वेट ऑफ द शिप इज W, अपन को W की वैल्यू ये लानी है। तो केसेस देखना बेटा, इस केस में वेट ऑफ द शिप इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है, तो वेट ऑफ द शिप हो गया अपने पास W। इस केस के लिए मैं थोड़ा लैंग्वेज यहाँ नहीं लिख रहा हूँ ना, या लिख देता हूँ, चलो, सिंस वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड will be equal to weight of the ship in each case। तो इस केस में क्या होगा, वेट ऑफ द शिप तो W और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट कितना होगा बेटा, देखो शिप की जो पोर्शन डूबा है उसकी हाइट है h, अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं HA, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो मान लेते हैं कैपिटल A। लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ शिप इज इक्वल्स टू कैपिटल A मान लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, बेस एरिया इनटू हाइट, वेट ऑफ द शिप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा A इंटू H और इंटू रो G, है ना। एक थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, ये सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, रिवर वाटर की डेंसिटी कम है। एक्चुअली रिवर की अपने डेंसिटी मान ली रो, तो वाटर इन सी की डेंसिटी हो जाएगी ये। तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ मैं, 41/40 और इसकी डेंसिटी रो होगी, इसकी डेंसिटी भी रो होगी। तो यहाँ पे रो की जगह 41/40 भी साथ में लगेगा,
ठीक है, तो W क्या पता चल गया, AH 41/40G। इस केस में वेट ऑफ द शिप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द शिप सिंक। वॉल्यूम इस बार हाइट ज़्यादा है ना, H+A, तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू H+A इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सिमिलरली इस केस में W इक्वल होगा, इस केस में देखना बेटा वेट, शिप का वेट जो है ना वो कम हुआ है, x टाइम्स x कम हुआ है, तो W माइनस एक्स ये शिप का वेट होगा इस बार, क्योंकि x टन कार्गो हटा दिया अपन ने। इज टू A टाइम्स ऑफ H+A माइनस B रो G। ठीक है बेटा, लेट बी इक्वेशन 1, लेट बी इक्वेशन 2, लेट बी इक्वेशन 3। अब अपन इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सीधा अपने पास W की वैल्यू आ जाएगी। अब ज़्यादा कुछ नहीं, केवल इनको सॉल्व ही करना है। इक्वेटिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा बेटा, AH 41/40 रो G इज इक्वल टू AH+A रो G। A रो और G, A रो और G कट गया। 41H इसको 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 40H प्लस 40A, ये 41H और 40H कटेगा तो H इज टू 40A, एक तो ये पता चल गया। लेट इट बी इक्वेशन 4 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इसमें काम करता हूँ, W की जगह ये वाली वैल्यू रख देता हूँ, तो AH+A रो G माइनस एक्स इज टू AH+A माइनस B रो G। इसको उधर लेते हैं, इसको उधर लेते हैं, AH+A रो G माइनस AH+A माइनस B रो G इसको टू x। A रो G कॉमन ले लो, बचेगा क्या, H+A माइनस H माइनस A प्लस B हो जाएगा, इसको टू x। H A कट गया तो x की वैल्यू पता चल गई अपन को यहाँ से, A रो G B। ठीक है बेटा, अब एक काम करते हैं, आप हमको W की वैल्यू चाहिए ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, W वॉज इक्वल्स टू क्या था बेटा, इक्वेशन 1 में क्या था, W वॉज इक्वल्स टू AH 41/40 रो G। ठीक है, तो A रो और G इन तीनों को कंबाइंडली लिख देता हूं मैं, H 41/40 एज इट इज। A रो G की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, A रो G की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन B ना, B को डिवाइड में भेज दिया, तो इसकी जगह तो मैं लिख देता हूँ x अपॉन B H और h की जगह काम करता हूँ, h की जगह लिख देता हूँ ये वाली वैल्यू 40A, ये तो आ ही गया, 40 से 40 कैंसिल, 41A/B x टन्स आ गया, ये वेट ऑफ द शिप आ गया, हेंस प्रूव। ओके बेटा, इस तरह क्वेश्चन आपके आज एक्सरसाइज में है, ये एक्सरसाइज करिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, स्पेशली ये 6th वाला कर लीजिएगा, और डाउट हो तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।